हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा कि नोट्स किस हिसाब से बनाए गए हैं। तो ये नोट बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए गए हैं, यानी बहुत ही आप कम समय में आप रिविजन कर सकते हैं। और इस वीडियो के देखने के बाद में आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यानी इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश की गई इस वीडियो में। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह रामबाण सिद्ध होगा और बहुत ही आसानी से इसे आप बहुत ही कम समय में याद कर सकते हैं। ये नोट आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल का यह एक अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल। इसे पूर्व मध्यकाल नाम से भी इसे जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्पभूत जो वंश था वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी जो थानेश्वर का पुष्पभूत वंश था इसी का अन्य नाम वर्धन वंश पड़ा, यानी यह वर्धन वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। थानेश्वर का पुष्पभूत वर्धन वंश जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो थानेश्वर का जो पुष्पभूत वर्धन वंश है यह गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात इस वंश का उदय हुआ। उत्तर भारत के राजवंशों में यह सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। थानेश्वर का पुष्पभूत वर्धन वंश को इतिहास में वर्धन वंश के नाम से जाना गया। थानेश्वर का पुष्पभूत वंश जो है इसके संस्थापक पुष्पभूत को माना जाता है। यह वंश वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। इसके कई शासक हुए हैं: नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। अगर प्रभाकर वर्धन के बारे में देखें तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री हुई। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन, उसके बाद में हर्षवर्धन और पुत्री का नाम राजश्री था। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शासंक द्वारा कर दी गई थी, यानी गौड़ शासक शासंक द्वारा राजवर्धन की हत्या कर दी गई थी। राजवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। राजश्री जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी उसका विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। हर्षवर्धन के बारे में अगर देखें तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा है। हर्षवर्धन राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से जाना जाता है। ह्वेन-त्सांग के द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से संबोधित किया गया था। हर्ष का राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं। हर्ष ने शासंक गौड़ शासक जो था को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। जो शासंक था गौड़ शासक, इसने हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या की थी। उत्तर भारत के अन्य राजवंशों को भी हर्ष ने अपने अधीन कर लिया। हर्ष ने कुल 5 राज्यों को अपने अधीन किया था, जिसमें पंजाब, कन्नौज, गौड़ जिसका नाम बंगाल भी कहा जाता है, मिथिला, उड़ीसा, उड़ीसा का आधुनिक नाम वो ओडिशा है। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था और अपनी शत्रुता को समाप्त कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। जो पुलकेशिन द्वितीय था यह चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। हर्ष जो था यह कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था, यानी हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत को प्राप्त कर कन्नौज के निकट संघाराम में उसे स्थापित करवाया। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक थानेश्वर पर शासन किया। हर्ष का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया था।
कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखते हैं। तो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष कब शुरू हुआ? हर्ष के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया था। यानी हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया था, जिसमें कई शासक वर्ग कन्नौज पर शासन करने के लिए उत्सुक हुए। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां उभर कर आईं: पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। यानी कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक यह चला, जिसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से प्रतिहार वंश विजयी हुआ। यानी प्रतिहार वंश के शासकों का कन्नौज पर अधिकार हो गया। बंगाल का पाल वंश के बारे में देखते हैं। तो हवेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में 4 राज्य थे। यानी हवेन सांग के अनुसार, उसकी यात्रा वृत्तांत में जो लिखा है उसके अनुसार 7वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में कितने राज्य थे? 4 राज्य थे। पुंडवर्धन, सुकाणसुवर्ण, समतट और ताम्रलिप्त, ये 4 राज्य थे। अब इनके प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। तो प्रमुख शासक गोपाल, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा है, यह पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। गोपाल जो था यह पाल वंश का संस्थापक माना गया है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी गोपाल जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस गोपाल ने औदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। गोपाल के बाद में गोपाल का पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अब इसके बाद में देखते हैं धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल जो था इसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक का रहा है। यह गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी सिंहासन पर बैठा था। यानी यह गोपाल का पुत्र था। धर्मपाल कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा था। यानी जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज पे, उसमें यह उलझा रहा। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। यानी जो धर्मपाल था इसको उत्तरापद स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। धर्मपाल के बाद में उसका पुत्र देवपाल सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक का रहा है। धर्मपाल के बाद धर्मपाल का पुत्र गद्दी पर बैठा। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। इसी के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। इसके बाद देखते हैं महिपाल प्रथम के बारे में। तो महिपाल का जो शासनकाल रहा है वो 978 से 1038 ईस्वी तक का रहा है। पाल वंश का यह दूसरा संस्थापक माना जाता है। यानी महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसी के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। यानी महिपाल प्रथम के शासनकाल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक को पराजित किया था। यानी राजेंद्र चोल द्वारा पाल शासक पराजित हुआ। इसके बाद देखते हैं रामपाल। तो रामपाल का जो शासनकाल रहा है वो 1075 से 1120 ईस्वी का शासनकाल रहा है। रामपाल पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। यानी रामपाल के बाद में पाल वंश में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं हुआ है। रामपाल के शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। यानी रामपाल के शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ। इसका उल्लेख संध्याकर नंदी द्वारा रचित पुस्तक रामचरित में देखने को मिलता है। यानी जो कैवर्तों का विद्रोह हुआ इसका जो उल्लेख है देखने को मिलता है वो संध्याकर नंदी की पुस्तक रामचरित में देखने को मिलता है। रामपाल के बाद पाल वंश के अन्य कई शासक हुए हैं। तो जैसे कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया।
उसके बाद में देखते हैं बंगाल का सेन वंश। तो पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासन की बागडोर जो थी वो सेन राजवंशों के हाथों में आ गई। यानी पाल वंश के पतन के बाद बंगाल की जो बागडोर थी वो सेन राजवंशों के हाथों में आ गई थी। सेन वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो सामंत सेन को माना जाता है। सामंत सेन ने राढ़ नामक स्थान पर सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश के प्रमुख शासकों के बारे में अगर देखें तो सेन वंश का जो प्रमुख शासक हुए हैं जैसे विजय सेन का शासनकाल 1095 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक रहा है। सामंत सेन का यह उत्तराधिकारी था, यानी विजय सेन जो है वो सामंत सेन का पुत्र था। सेन वंश का यह प्रथम महान शासक हुआ है। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक 2 राजधानियों की स्थापना की। विजय सेन शैव धर्म का मतानुयायी था। विजय सेन ने कई उपाधियां धारण की, जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराज जैसी उपाधियां धारण की थी। बल्लाल सेन के बारे में, इसका शासनकाल 1158 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक रहा है। यह विजय सेन का उत्तराधिकारी था। बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा का संगठित करने का जो श्रेय है वो बल्लाल सेन को जाता है। बल्लाल सेन ने कई उपाधियां धारण की, गौडेश्वर, परम माहेश्वर, निशक शंकर, परम भट्टारक, महाराज जैसी कई उपाधियां धारण की थी। बल्लाल सेन अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। यानी बल्लाल सेन जो था वो जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। अब देखते हैं इसके बाद में लक्ष्मण सेन के बारे में, जिसका शासनकाल 1179 से 1205 ईस्वी तक रहा है। यह सेन वंश का अंतिम महान शासक हुआ है। यह बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था। बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती का निर्माण किया, जिसका आधुनिक नाम लखनौती है। गढ़वाल शासक जयचंद्र को इसने पराजित किया। गढ़वाल के शासक जयचंद्र को इसने पराजित किया। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि श्रीधर थे। यानी जो लक्ष्मण सेन है इसके दरबारी कवि श्रीधर थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि श्रीधर था। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी माना जाता है। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।